हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है बहुत छोटी सी है। सब की स्टेप्स इन एक्सप्लेनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। क्या की स्टेप्स है ट्रीट ओसीडी की ट्रीटमेंट में? एक स्टेप्स का ओवरव्यू है। तो हमें बस यही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ओसीडी का ट्रीटमेंट बहुत ही इजी होता है एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न्ड। बट जस्ट हमें ये की स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो कोई भी ट्रीटमेंट आए, सिर्फ ओसीडी का नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट आता है तो सबसे पहला पॉइंट उसमें यही होता है, डिस्कसिंग द रैशनल। चाहे डॉक्टर्स भी जब पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट देते हैं, अगर डॉक्टर जो है पेशेंट का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, सर्जरी करने जा रहे हैं या कोई मेडिसिन भी उनको दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो रैशनल ही डिस्कस करा जाता है कि सपोज़ एक कोई सर्जन सर्जरी करने जा रहा है तो एक सिटिंग पहले पेशेंट को बुलाएगा और कहेगा कि देखो तुम्हारे में ये दिक्कत है, तुम्हारा गले में ये दिक्कत है और तुम्हारे गले को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ कैंसर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो उसको कन्विंस करेंगे उसी उसी के भले के लिए, ताकि उसका जो, क्योंकि उसके मन में सर्जरी के लिए डर होगा। ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में भी होता है कि कि आप कोई भी ट्रीटमेंट दोगे, कोई भी थेरेपी दे रहे हो, बी इट सीबीटी, बी इट ओसीडी का एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, आप पहले रैशनल तो डिस्कस करोगे ही करोगे। आप उसको बताओगे कि ये थेरेपी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसको भी क्यों का नहीं पता चलेगा कि जो आप चाहे डॉक्टर कहो, चाहे साइकोलॉजिस्ट कहो, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहो, चाहे काउंसलर कहो, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि पेशेंट को कि मेरे पे क्यों करा जा रहा है, तब तक वो ठीक से करेगा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को एंजाइटी सहनी है। तो रैशनल एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो थेरेपिस्ट एक्सप्लेन करता है। रैशनल का क्या मतलब हो जाता है कि थोड़ा सा थेरेपी के बारे में बताना। अब हम किसी को कोई दवाई देते हैं, डॉक्टर पेशेंट को दवाई देता है, सपोज डॉक्टर पेशेंट को पीसीएम भी दे रहा है, या फिर कोई भी दवाई दे रहा है, कोई भी एंटीबायोटिक भी दे रहा है, तो थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करेगा ना कि ये इस काम के यूज़ आती है, कि इसके लिए आती है, या आपको दिन में खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करेगा ताकि पेशेंट को थोड़ा समझ तो आए ना, अदरवाइज़ पेशेंट भी नहीं करेगा। तो यही चीज़ हम ओसीडी के ईआरपी में भी करेंगे। सबसे पहले तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ईआरपी होता क्या है। उसको हम बताएंगे कि उस एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में सबसे पहले तो आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या, एक्सपोजर उसको हम बताएंगे कि सबसे पहले हम आपको आपके जो भी आपके डर है, पेशेंट को बोले कि जो भी आपके मन में डर है, किसी भी वजह से वो आपके मन में डर है, जिसके लिए आपको हेल्प चाहिए, वो आपको डायरेक्टली फेस करने होंगे। ये नहीं कि उसको हम डरा देंगे कि वो ट्रीटमेंट लेने ही ना आए, उसको प्यार से बताएंगे कि ये डर फेस करने से जाएगा, क्योंकि डर तो हमेशा फेस करने से जाता है। डर भगाने का और कोई इलाज नहीं है। जितना डर से भागते हैं उतना ही डर बड़ा होता रहता है। तो ये बात हम पेशेंट को समझाएंगे कि आपको अपने डर का सामना करके ही आप उस डर से निजात पाओगे। तो आपको डायरेक्टली अपने फियर्स फेस करने होंगे। जैसे कि किसी को अगर सपोज़ टॉयलेट में कॉम गिर के उसको उठाने का डर लगता है कि कॉम तो बड़ी गंदी हो गई, चाहे साफ़ सरफेस में साफ़ अभी पोछा लगाओ फिर भी उसे लगेगा अरे कॉम तो बड़ी गंदी हो गई, मैंने इसको छुआ तो मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। तो उस टचिंग, तो ये है, उसको एक्सपोजर दिया जाएगा कि कॉम जानबूझ के गिराई जाएगी एक साफ़ सरफेस पे, ये नहीं गंदे सरफेस पे, साफ़ सरफेस पे। और उसको बोला जाएगा कि अब आपने इस कॉम को उठाना है, चाहे उसको थोड़ा डर लगेगा पर उसको कहा जाएगा कि नहीं आपका डर ऐसे ही जाएगा। तो थोड़ा उसको थोड़ा ट्रीटमेंट के पहले में ऐसे एग्जांपल दे के बताना है जो भी उसका डर है उससे रिलेटेड। फिर आपने उसको बताना है कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में एक्सपोजर करा, फिर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करा। फिर उसने कॉम्ब उठाई, एक गंदी कॉम्ब नहीं थी और उस पर उसको गंदी लग रही है, तो उसको रिचुअल्स अवॉइड करने हैं। उसको हम समझाएंगे कि अब आपने कॉम्ब तो आप उठा लोगे, ठीक है, बट उसके बाद आपने हाथ नहीं धोने 10 मिनट, चाहे कुछ हो जाए, आपको कितनी भी एंग्जाइटी हो, बट आपको उस एंग्जाइटी को टॉलरेट करना है, क्योंकि
उस एंजाइटी को टॉलरेट करना है, बट आपने हाथ नहीं धोने। जो भी आपका रिचुअल है, कि कुछ इंसान हो सकता है एक कॉम्ब साफ सरफेस पे वॉशरूम में कॉम्ब गिरे, उसके बाद क्लीनिंग करने लग जाए, खुद नहाने लग जाए, या वो बाथरूम में धोने लग जाए, या कॉम्ब को 10 बार धोने लग जाए। तो जो भी पर्सन वो चीज़ करने के लिए, जो पर्सन जो भी चीज़ करता है अपने एंजाइटी को कम करने के लिए, जो एक्सपोजर के बाद आएगी, उसको वो उसका रिस्पॉन्स प्रिवेंट करवाना है। मेनली इसमें यही दो बात है, तो उसको हम थोड़ा ERP पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर चेकिंग अंडरस्टैंडिंग। फिर चेकिंग अंडरस्टैंडिंग में है कि थेरेपिस्ट पेशेंट से पूछेगा कि कि वो समराइज़ करे। अब हमने तो पेशेंट को सारा बता दिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, कि ERP ये होती है। एक्सपोजर में हम आपको एक्सपोज करवाएंगे जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, और रिस्पॉन्स में आपको वो काम नहीं करने देंगे जिससे भी आपको वो एंजाइटी आपको कम होएगी। आपको टॉलरेट करना है थोड़ी देर, पर क्या आप तो उसको ना समझ आए, उसके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी, क्योंकि पेशेंट को समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को समझ नहीं आया तो वो ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करेगा, और ठीक होने के लिए उसको ही टॉलरेट करनी होगी एंजाइटी। तो उसके लिए पेशेंट का समझना ज़रूरी है कि क्या ऐसा है कि उसको क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए हम सिर्फ उसे पूछ लेंगे आपको समझ आ गया ना, तो वो भी उतना हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि पेशेंट थोड़ा झक में या फिर थोड़ा सा झिझक में बोल देगा कि नहीं हाँ मुझे आ गया। तो आपको उससे पूछना होगा कि या आप उससे पूछना होगा कि आप मेरे को रिपीट करो कि जो आपको समझ आया है, आप मुझे समराइज़ करो, ये जानने के लिए कि उसको क्लियर समझ आ गया। आप उसे पूछो कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स। क्या आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा सा बता सकते हो कि ट्रीटमेंट में है क्या। फिर तीसरा पॉइंट आता है, सबसे पहले आपने थोड़ा रैश, अब आपको समझ आ गया ठीक है वो थोड़ी सी गलतियाँ करेगा पेशेंट बताने में, या उसको पूरा पहली बार में समझ आ गया तो उसको ट्रीटमेंट समझ आ गया। फिर थर्ड है एड्रेसिंग कंसर्न्स। अब पेशेंट को हमने बताया, पेशेंट या क्लाइंट जो भी ठीक शब्द लगता है, उसको हमने बताया, तो ऑब्वियसली उसके मन में भी कुछ ख्याल होंगे। अब हम किसी को बोल दें कि तुम्हें अपनी एंग्जाइटी टॉलरेट करनी होगी, विच इज़ नॉट अ ईजी थिंग फॉर एनीवन। तो उसको बोलने के लिए तो उसको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, उसको लगेगा कि मैं कैसे एंग्जाइटी बर्दाश्त करूं। तो वो उसको लगेगा कि वो पूछेगा कि कुछ भी बोल के कि सर मैम या कुछ भी बोल के कि मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, मैं तो एंग्जाइटी टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तभी वो कंपल्शंस करता है। तो आपको उस वक्त आंसर देना है कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलनी, बिल्कुल भी नहीं बोलनी ये चीज़। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। हमें उसको एम्प्टी रीअश्योरेंस कभी भी नहीं देनी। ये चीज़ बहुत थेरेपिस्ट गलती करते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी। द थेरेपिस्ट एक्नॉलेजेस द फियर एंड डिस्कसेस इट। थेरेपिस्ट ने क्या करना है, वो फियर को एक्नॉलेज करना है, कि उसको बोलना है कि हाँ डर लगेगा, और उस डर के बारे में डिस्कस करना है। ये नहीं कि उसको डरा देना है, बट हाँ डिस्कस करना है, और थोड़ा सा मतलब बोलना है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कि आपको थोड़ा सा डर लगेगा, बट ये इसका यही इलाज है। आप 10 मिनट रुक के हाथ धो लेना, 10 मिनट रुक के वो चीज़ कर लेना, पर आपको इस चीज़ से निकल कर ही होगा। तो आपको डर डिस्कस करना है, एम्प्टी रीअश्योरेंस कभी भी नहीं देनी है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पूछो को, थोड़ा सा उसको उसका पास्ट देखो, कि उससे रिलेटेड करो, पर उसके कंसर्न्स एड्रेस करो। उसके बाद आता है कि ठीक है आपने ट्रीटमेंट एक्सप्लेन भी कर दिया पेशेंट को, क्लाइंट को आपने ये भी देख लिया कि उसको समझ आ गया है, फिर आपने उसके डाउट्स भी आंसर कर दिए। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्ट फोर्थ पॉइंट जो है टेस्टिंग द पेशेंट्स फियर। आप एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। आप जैसे उसके लिए क्या करोगे कि आप एक कॉम्ब गिराओगे साफ सरफेस, सपोज आपने अपने थेरेपी रूम में एक कॉम्ब गिरा दी, और ऑब्वियसली फ्लोर साफ़ होना चाहिए, तो कॉम्ब गिरा दी, साफ फ्लोर पे गिरी, और उसके बाद पेशेंट को कहा कि आप इसको उठाओ।
अब उसके बाद आपने पेशेंट को ये बोलना है कि आपने सपोज़ यहाँ थोड़ा सा शायद ज़्यादा है कि आपने आधे घंटे के लिए, आपने 30 मिनट्स के लिए अपनी कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करना। वो जो भी कंपल्सिव बिहेवियर करता है, सपोज़ वो हाथ धोता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद वो हाथ धोने धोने का उसमें अर्ज आता है, तो आपको कहना है कि आपने 30 मिनट वो बिहेवियर नहीं करना। उसको एंग्जाइटी होगी, पर आपने उसको प्यार से समझाना है कि आप बस 30 मिनट रुक जाओ, आपने 30 मिनट हाथ नहीं धोने, आप 30 मिनट बाद धो लेना। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट खुद में देख पाएगा कि जब वो 30 मिनट हाथ नहीं धोगा, अगर थेरेपिस्ट उसको किसी भी तरह कन्विंस कर लेता है कि वो 30 मिनट हाथ ना धोए, तो पेशेंट एक्चुअली वो देख पाएगा कि उसकी एंग्जाइटी खुद ही धीरे धीरे कम हो जाएगी उस 30 मिनट में। उसकी एंग्जाइटी सच्ची में खुद ही कम हो जाएगी, वेदर एंग्जाइटी एक्चुअली डिक्रीजेस ओवर टाइम, खुद हो कम होगी या नहीं होगी, बट बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा कि, क्योंकि नॉर्मली ओसीडी में एंग्जाइटी खुद ही कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये पेशेंट को भी पता चलेगा और थेरेपिस्ट को भी पता चलेगा, क्योंकि थेरेपिस्ट के सामने ही हो रहा है कि वेदर एंग्जाइटी सच्ची में कम हो रही है। और सेकंड पॉइंट है वेदर देयर फियर्ड आउटकम्स कंटैमिनेशन अकर। अब जो भी पेशेंट या क्लाइंट का कुछ ना कुछ तो फियर्ड आउटकम होगा कि अगर मैंने कॉम्ब साफ सरफेस से भी कोई कॉम्ब गिरी और मैंने अगर हाथ नहीं धोए, तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है XYZ, कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, या बाहर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का कुछ भी फियर्ड आउटकम हो सकता है। वो तो पेशेंट की सब्जेक्टिविटी पर है, पर उस फियर्ड आउटकम को पेशेंट खुद देखेगा क्या वो फियर्ड आउटकम हुआ, कि उसने कंघी गिरी साफ सरफेस में और उसने 30 मिनट हाथ नहीं धोए, उसको बहुत एंग्जाइटी हुई, इतनी एंग्जाइटी हुई कि उससे सही नहीं जा रही थी, पर उसने फिर भी 30 मिनट हाथ नहीं धोए। बट क्या उस 30 मिनट बाद कोई फियर्ड आउटकम हुआ, उसका एंग्जाइटी कम हुई या नहीं हुई, या वो फियर्ड आउटकम जो वो सोच रहा था वो हुआ या नहीं हुआ। तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है डिस्कशन ऑफ एंग्जाइटी रिस्पॉन्स। अब हमने उसको ट्रीटमेंट का रैशनल भी बता दिया, उसको समझ आ गया नहीं, हमने ये भी देख लिया, उसके डाउट्स भी हमने क्लियर कर दिए, उसका हमने एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। उसके बाद जो अब उस आधा घंटा आप उससे करवाओगे, हाथ नहीं धोएगा, तो कुछ ना कुछ तो एंग्जाइटी रिस्पॉन्स आएगा ही ना, कुछ ना कुछ तो उसका वो क्वेश्चंस आएंगे ही ना, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए वो आधा घंटा आसान नहीं रहा होगा, तभी वो कंपल्शंस करते, तभी वो हमारे पास आया है, तभी वो हेल्प लेने आया है। तो ये एसेंशियल है कि अ, कि थे, कि थेरेपिस्ट एक्सप्लेन करे कि एंग्जाइटी। एक चीज़ और है, सॉरी, जो मैंने इस टाइम में भूल नहीं बताई, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट से पहले थेरेपिस्ट को ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। एंग्जाइटी का एक कर्व होता है कि एंग्जाइटी पहले तो यूं जाती है, फिर यूं के जाके फिर धीरे 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 खुद कम हो जाती है। तो एक बार यूं स्पाइक होगा एंग्जाइटी का, पर वो धीरे धीरे खुद कम हो जाएगी। तो पेशेंट को ये जो स्पाइक है ना, इस स्पाइक को सहना है। तो यूजुअली ये 20 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, 20 to 60 मिनट्स में। कि अगर पेशेंट को, अगर हम नॉर्मली 1 घंटे का बोल रहे हैं, उसने कोई कॉम्ब उठाई और उसने साफ सरफेस में कोई कॉम्ब गिरी और उसने फिर हमने कहा कि आप हाथ मत धो, 1 घंटा आपने हाथ नहीं धोना, तो पेशेंट को नॉर्मली 20 मिनट तो कुछ होगा ही नहीं, शुरू के 20 मिनट तो उसको कुछ नहीं होगा, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी। 20 मिनट में उसकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, फिर 30 मिनट में आके उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और 30 से 40 मिनट में तो उसकी बहुत ही बढ़ जाएगी। पर 40 से 60 मिनट में धीरे 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 करके कम हो जाएगी और पहले जैसा हो जाएगा, जैसे हम एक्शन पोटेंशियल में पढ़ते थे, एक ग्राफ बनता था वैसे ही। तो ये चीज़ हम उससे करवाएंगे, पर पहले हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, देखो कि आपकी एंग्जाइटी एकदम बढ़ेगी, ताकि वो ना डर जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ही ना आ जाए, तो पर वो कम हो जाएगी, ताकि पेशेंट अश्योर हो जाए कि ठीक है, मुझे घंटा वेट करना है। फिर डिस्कशन करेंगे एंग्जाइटी रिस्पॉन्स का। फिर हम उसको कोई कंसर्न्स में होगी, वापस जैसे पहले उसको रैशनल बताते हो, उसके मन में डाउट्स आए थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जब हम उसको थोड़ा एंग्जाइटी की उसका बताएगी कि क्या आपकी एंग्जाइटी यही जाए, ऐसे ही होगा कर्व, कि पहले एकदम बढ़ेगी धीरे धीरे करके, फिर धीरे धीरे कम होएगी। तो उसका कंसर्न्स और ऑब्जेक्शंस जो भी उसके डाउट्स होंगे वो एड्रेस करेगी। बहुत पेशेंट्स को डर लगता है कि वो एंग्जाइटी नहीं टॉलरेट कर पाएंगे एक्सपोजर के बाद, उनको ये इस बात का डर होता है। तो आपने क्या करना है, थेरेपिस्ट ने हमेशा एक्नॉलेज करना है कि
एक्नॉलेज करना है उनका कंसर्न। ये नहीं कहना नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, या फिर नहीं नहीं तुम्हें एंग्जाइटी नहीं होगी, वो तो होगी, वो तो ऑब्वियसली होगी, वो एंग्जाइटी तो टॉलरेट कर कर ही जाएगी। तो बट उसको एक्नॉलेज करने की, हाँ आपको एंग्जाइटी होगी, वो बात मैं समझ रही हूँ, बट फिर आपने उसको लाइक्लीहुड बताना है, बट वो एंग्जाइटी होगी, बट वो एंग्जाइटी धीरे 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 करके कम हो जाएगी। कभी ये नहीं कहना कि चली जाएगी, कभी ये नहीं कहना, ये कहना है रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि शुरू में उसकी एंग्जाइटी पूरी ना आ जाए, तो कभी भी चली जाएगी नहीं बोलना, ये बोलना है रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि इस चीज़ के चांसेस है कि वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो उसको भी थोड़ा सा पेशेंट भी मेंटली रेडी हो जाए, क्योंकि उसको भी रेडी करना ज़रूरी है। आप एकदम ही उसको बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट दोगे तो पेशेंट फिर वापस कभी आएगा ही नहीं, और वो पेशेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करोगे, ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आपने बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है, ये इसकी की टेक्निक है। आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करोगे, ये पेशेंट के लिए भी अच्छा है। पेशेंट को पता चलेगा, जैसे हमने इस पॉइंट में पढ़ा, कि उसको पता चलेगा कि उसकी एंग्जाइटी तो धीरे धीरे करके रिड्यूस हुई, और उसको ये भी पता चलेगा जो भी उसका फियर्ड आउटकम है वो भी नहीं हुआ। तो जैसे इसका इंस्टांस, इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि कि कोई भी वो जो रिचुअल करता है पेशेंट ने, जैसे कॉम्ब गिरी वो हाथ धोता है, तो अगर उसने 2 आवर्स, यहाँ लिखा है 2 आवर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर उसने 1 आवर भी हाथ नहीं धोए, वो रिचुअल नहीं करा, रिचुअल इन द सेंस मतलब हाथ नहीं धोए, कोई भी रिचुअल हो सकता है, तो उसमें वो खुद ही देखेगा कि उसकी एंग्जाइटी धीरे धीरे बिना हाथ धोए भी कम हो जाएगी। तो मेनली ये 6 स्टेप्स होते हैं ट्रीट ओसीडी की ट्रीटमेंट में, और ये 6 स्टेप्स आपको करने होते हैं। पेशेंट को आपको रैशनल से एक्सप्लेन करते करते, उसके डाउट्स क्लियर करते करते, उसको थोड़ा एंग्जाइटी कर्व के बारे में बता के, उसको फिर उसको थोड़ा सा उसके फिर डाउट्स लेके, फिर उस पर एक आपका गोल है कि आप उस पर बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करो, ताकि उसको भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि मेरे जो फियर्स है उसके पीछे लॉजिक नहीं है। तो मेन ये की स्टेप्स थे जब आप ओसीडी का ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करोगे। थैंक यू।